Welcome students in Khushender sir classes. Students, today we will read the chapter Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. But students, before reading the chapter line to line, let us read about the author. Students, this chapter has been written by Anis Jung. So Anis Jung was born in 1964 in राउरकेला इन हैदराबाद. स्टूडेंट्स, एनीस जंग का जो जन्म हुआ वो 1964 में राउरकेला हैदराबाद में हुआ एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद. और उसने अपना जो बचपन और जो एक एडोलसेंस होती है 14 से 15 साल की जो एज होती है वो उसने हैदराबाद में बिताई. सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद. उसने अपनी एजुकेशन जो प्राप्त की वो हैदराबाद से प्राप्त की एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसए में उसने अपनी स्टडी की. तो स्टूडेंट, उसने अपनी जो एजुकेशन पूरी की वो हैदराबाद और यूएसए में पूरी की. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उसके पेरेंट्स यानी कि माता और पिता दोनों ही राइटर थे. एनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया. एनीस जंग ने अपने कैरियर की शुरुआत की एक लेखक के रूप में भारत में. सी हैज़ बीन एन एडिटर. वो एक एडिटर रही है एंड कॉलमनिस्ट और एक कॉलम के लिए लिखने वाली रही है फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया, जो भारत के मुख्य समाचार हैं एंड अब्रॉड और विदेश के. यानी कि जो एनीस जंग है वो एक एडिटर भी रही, संपादक भी रही और कॉलमनिस्ट यानी कि किसी न्यूज़पेपर में एक कॉलम के लिए वो लिखती भी रही जो भारत और विदेश के जो मुख्य समाचार पत्र थे. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. और उसने ऑथर के रूप में कई किताबें लिखी. एंड द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग. और जो ये चैप्टर उद्धृत किया गया है ये उसकी लॉस्ट स्प्रिंग नामक पुस्तक से लिया गया है जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, यानी कि कहानियाँ जिनमें बचपन को चुरा लिया गया हो. हेयर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी. यहाँ एनीस जंग जो है एनालाइज करती है यानी कि जांच पड़ताल करती है और उसके बारे में फिर डिसीजन या निष्कर्ष निकालती है जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी है यानी कि जो गरीबी में पिस रहे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में. एंड ट्रेडिशंस और ऐसी परंपराओं का एनालाइज करती है विच कंडेम्ड दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. यानी कि उन परंपराओं को जिनको इन बच्चों पर थोप दिया गया है टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिससे उनके जीवन जो है पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो यानी कि बर्बाद हो. उन पर जो जीवन के जो अत्याचार होते रहे हैं ऐसी परंपराओं को उन पर थोप दिया गया है जिसके बारे में एनीस जंग एनालाइज करती है इस चैप्टर में. स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड द चैप्टर. सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. कई बार मुझे 1 रुपये का नोट मिल जाता है गार्बेज में, कूड़े करकट के ढेर में. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एनीस जंग है सी इज़ ऑल्सो नरेटर हेयर. वो यहाँ पर नरेटर भी है जो हमें कहानी सुना रही है. सी इज़ अ ट्रैवलॉग राइटर. वो एक यानी कि यात्रा वृत्तांत वाली लेखिका है. तो इसलिए जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया पूरे भारत में तो जिन जगहों पर वो गई वहाँ का वृत्तांत उसने लिखा है. तो ये कहानी भी वही सुना रही है. स्टूडेंट, वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I asked साहेब. एनीस जंग ने साहेब से पूछा. whom I encounter every morning, जिसको एनीस जंग रोज़ाना प्रत्येक सुबह मिलती थी. स्क्राउंगिंग, वैसे तो स्टूडेंट्स स्क्राउंगिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने अधिकार में ले लेना. यहाँ पर लेकिन स्टूडेंट्स स्क्राउंगिंग टू अप्रोप्रिएट थिंग्स ऑफ अदर, अवैध रूप से कोई चीज़ हड़पना भी होता है. लेकिन स्टूडेंट्स इस चैप्टर में स्क्राउंगिंग का मतलब है किसी कूड़े करकट के ढेर में कुछ चीज़ सर्च करना, खोजना. तो जब एनीस जंग प्रत्येक सुबह साहिब आलम को मिलती थी तो वो ढूंढता हुआ मिलता था फॉर गोल्ड यानी कि रुपए के लिए
पैसे के लिए, यानी कि जब सुबह सुबह एनीस जंग की मुलाकात साहिब से होती तो वो हर सुबह एनीस जंग के जो पड़ोस में, यानी कि ऑफ माई नेबरहुड, एनीस जंग कहती है कि मेरे पड़ोस में हर सुबह जो साहिब आलम था वो कूड़े कचरे के ढेर में सोने की या रुपए की खोज करते हुए मुझे मिलता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और अब तो ये जो घर है उसका उसे दूर दूर तक भी याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, यहाँ पर बहुत सारे तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे जो बहा कर के ले गए। अब यहाँ पर साहिब बताता है एनीस जंग को कि मेरा घर जो था वो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और अब वो उसकी याद तक भी नहीं है, एंड उस घर के बारे में उसे याद तक भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, यहाँ पर अब वो कहता है कि वहाँ पर अनेक तूफान आए जो उनके खेतों और घरों को बहा करके ले गए। स्वेप्ट अवे स्टूडेंट्स में बहा कर ले गए। एंड हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है। दैट्स वाई, यही कारण है, दे लेफ्ट, उन्होंने घरों को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, यानी कि रुपए की तलाश में। यहाँ पर स्टूडेंट्स गोल्ड का मतलब रुपए से है, रुपए की तलाश में। इन द बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर अब वह रहता है, यानी कि रुपए की तलाश में अब वो वहाँ से चल दिए और अब बड़े बड़े शहरों में वो रहते हैं, यानी कि आज यहाँ रहे कल वहाँ रहे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, वह बड़बड़ाता है। जब एनीस जंग ने पूछा, लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, यानी कि वो दूर देखते हुए बड़बड़ाता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, अब एनीस जंग ने ग्लिबली का मतलब पोलाइटली, विनम्रता से कहा कि स्कूल पढ़ने जाओ। अब यहाँ पर स्टूडेंट वो उससे कहती है कि स्कूल पढ़ने जाओ, एंड रियलाइजिंग इमीजिएटली, और शीघ्र ही एनीस जंग ये महसूस भी करती है हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि यहाँ पर कितनी अधिक तुरंत जो है वो महसूस भी करती है कि ये सीख कितनी खोखली है। वो इस बात को खुद भी कहती है कि जो उसने बात कही, रियलाइजिंग इमीजिएटली, शीघ्र महसूस करते हुए, हाउ हॉलो द एडवाइस, कि कितनी खोखली ये एक सलाह थी, मस्ट साउंडेड, जो यानी कि गूंजने लगी, या ये जो सीख थी कितनी खोखली है, उसने ऐसा महसूस किया। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे स्कूल बनाएंगे तो मैं स्कूल में जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट विल यू कम, आई आस्क, एनीस जंग ने साहिब से पूछा कि यदि मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ या स्कूल बनाती हूँ तो क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे। हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते हुए, यस हाँ, ही सेज, वह कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत अधिक मुस्कुराते हुए। एंड अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो दौड़ करके मेरे पास आता है। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में टाइम लगता है। आई से, मैंने कहा। एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, अपने उस वादे पर जो मैंने किया था उस पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए। दैट वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई अर्थ नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, परंतु मेरे जैसे वादे। अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके इस खोखले संसार में, या एक प्रकार से उसके इस नीरस संसार में के प्रत्येक कोने में प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। परंतु जो मेरे जैसे वादे थे उसके इस नीरस संसार के प्रत्येक कोने में, यानी कि एवरी कॉर्नर में प्रचुर मात्रा में, अबाउंड का मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में भरे हुए थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों की जान पहचान के बाद, यानी कि उसको जानने के कई महीनों के पश्चात,
आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, और उसने मुझे बताया कि साहिब आलम मेरा नाम है। अब उसने साहिब आलम अपना नाम बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डजेंट नो, वह नहीं जानता व्हाट इट मीन्स, इसका क्या अर्थ होता है। इफ यू न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका अर्थ जानता तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी होना होता। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और अब जबकि जिसका अर्थ कि अगर वो उसका अर्थ जानता तो पूरे विश्व का स्वामी होता, और तो वह अपने इस नाम पर मुश्किल से ही विश्वास कर पाता। इट मीन्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अब यानी कि हम यही कह सकते हैं, तो वह अपने इस नाम पर मुश्किल से ही विश्वास कर पाता। एंड अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अब वो इतना अनभिज्ञ था अपने नाम के अर्थ से। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो अब गलियों में घूमता है। विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यहाँ पर नंगे पैरों की रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर टोली है, यानी कि उन बच्चों के साथ जो गलियों में भटकते रहते हैं, नंगे पैर घूमते रहते हैं, उन बच्चों की सेना के साथ अब वो घूमता रहता है। विद हिज फ्रेंड्स, जो उसके मित्र हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर साहिब आलम जो यहाँ रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय साहिब आलम। तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यहाँ पर आयरनी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है जिसमें विडंबना है। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, वो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि उसका नाम क्या प्रस्तुत करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, अब वो गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग वर्ल्ड, यानी कि अब वो एक नंगे पैरों वाले बच्चे की सेना जो कि एक सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं, उनके साथ घूमता है। एंड डिसअपियर एट नून, और जो दोपहर के समय गायब हो जाते हैं। एंड ओवर द मंथ्स, और लगभग अब यहाँ पर कई महीने बीत जाने के पश्चात, ओवर द मंथ, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुम क्यों चप्पल नहीं पहनते हो। My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply, उसने साधारण सा उत्तर दिया जब एनीस जंग ने उस बच्चों की टोली में से एक बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उस बच्चे ने उत्तर दिया कि मेरी माँ ने उनको सेल्फ से नहीं उतारा है, यानी कि उन्हें अलमारी से नीचे नहीं उतारा है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, वह सादगी से उत्तर देता है। इवन इफ सी डिड, और यदि उसने ऐसा किया तो ही विल थ्रो दैम ऑफ, वो जो बच्चा जिससे एनीस जंग पूछ रही है वो जवाब देता है कि मेरी माँ ने वो चप्पल अगर मान लीजिए अलमीरा से नीचे उतार दी तो मैं उन्हें खो दूंगा। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, कि वह उन्हें फेंक देगा, खो देगा। एड्स अनोदर हु इज वेयरिंग शूज, और दूसरा लड़का जो कि जूते पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जिसके जूते एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इन पर कमेंट किया या इस पर व्यंग्य किया, टिप्पणी की, तो ही सफल्स हिज फीट, तो वो अपने पैरों को सफल करने लगा, यानी कि घिसटते हुए चलता है। एंड सेज नथिंग, और उसने कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय, अब तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, तीसरे लड़के ने कहा कि भाई मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में स्वयं के लिए एक जोड़ी जूते भी नहीं रखे थे या नहीं उसके पास अपने रहे थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, और पूरे देश में घूमते हुए मैंने शहरों में, यानी कि एनीस जंग कहती है ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश को घूमते हुए, पूरे देश का भ्रमण करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने देखा कि बच्चे नंगे पैर रहते हैं। अब यानी कि
एनीस जंग ने जब वो पूरे देश को घूम रही थी तो उसने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। यहाँ एनीस जंग ये कहना चाहती है इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव के रोड्स पर, एंड इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ये ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार से नंगे रहने की एक प्रथा बन गई है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि अगर ये एक बहाना है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे, यानी कि व्याख्या करने का, एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट, यानी कि सतत दशा की व्याख्या करने का, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की, जो गरीब की जो परपेचुअल स्टेट होती है, जो सतत दशा होती है, उसको बखान करने का क्या ये एक बहाना है? तो आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद आती है जो एक बार मुझे उदीपी के एक व्यक्ति ने सुनाई थी। एज अ यंग बॉय, एक युवा लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वह एक मंदिर में जाता था, या वह एक मंदिर के पास से, जब वो स्कूल में जाया करता था वो एक मंदिर के पास से गुजरता था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो स्कूल जाया करता था तो वो एक मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, जहाँ उसके पिता एक प्रिस्ट थे, यानी कि एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो प्राय जब उस मंदिर के पास से गुजरता तो वहाँ पर कुछ क्षण के लिए, या ब्रीफली का मतलब संक्षिप्त टाइम के लिए, वो वहाँ पर रुकता था। यानी कि अब जब वो वहाँ पर रुकता था, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वो एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना किया करता था वहाँ रुक कर के। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसका नगर एक बार फिर घूमा, एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल में भी मैं फिर गई, एंड विच वाज नाउ ड्रॉन एंड इन एन एयर ऑफ आइसोलेशन इन बैकयार्ड। अब यानी कि मैं एक बार फिर दोबारा से वहाँ पर 30 वर्ष के पश्चात मैंने उस नगर में और उस मंदिर की यात्रा की, जो अब विनाश के रूप में लुप्त हो चुका था। इन द बैकयार्ड, और पिछवाड़े में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और उस पुजारी के घर में लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का जिसने ग्रे खाकी कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, एंड वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और वो जुराब और जूते भी पहने हुए था। अराइव पेंटिंग, वो हाँफते हुए आया, एंड थ्रू हिज बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने मुड़ने वाले यानी कि फोल्डिंग बिस्तर पर अपने बस्ते को फेंका। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनोदर बॉय, अब मुझे वो प्रार्थना जो उस दूसरे लड़के ने की थी उसके बारे में याद आई। आ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए एनीस जंग को याद आया, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनोदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस, जिसने जो प्रार्थना किया करता था उस दूसरे लड़के ने जो देवी के सामने प्रार्थना की थी। अब उसके बारे में एनीस जंग को याद आया कि व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, कि अब अंत में उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। एंड लेट मी नेवर लूज देम, और अब मुझे इन्हें कभी खोने मत देना। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, यानी कि देवी माँ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट, पुजारी के उस पुत्र की तरह युवा लड़के जो है नाउ वॉर शूज, अब जूते पहना करते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन बहुत से मेरे
हाउस में रहने वाले यानी कि जो कूड़ा करकट स्क्राउंगिंग करते थे या चिथड़े उठाने वाले रैग पिकर्स जो चिथड़े उठाने वाले थे वो अभी भी जूतों से रहित थे, यानी कि रिमेन शूजलेस, अभी भी उनके पास जूते नहीं थे। माई एक्विटेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एग्जाम की दृष्टि से आप इसे याद करना और ध्यान से पढ़ें। माई एक्विटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरी जो जान पहचान थी बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ यानी कि चिथड़े उठाने वालों से मेरी मित्रता ने लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमावर्ती स्थान पर पहुंचा दिया या सीमापुरी में पहुंचा दिया। अ प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो दिल्ली का सीमावर्ती क्षेत्र था। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी वो अभी बहुत दूर है। कहने को तो स्टूडेंट्स मेटाफोरिकली का मतलब अलंकारिक रूप से, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, कि कहने को तो सीमापुरी एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली का सीमावर्ती क्षेत्र है, फिर भी ये इससे मीलों दूर है अलंकारिक रूप से। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक हमारी कैपिटल है और वो डेवलप्ड जो है स्टेट है, और जबकि इसमें जो हम सीमापुरी की बात करें तो ये अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है, उजड़ा हुआ है कि हम इसको अलंकारिक रूप से माने तो ये बहुत दूर आता है नज़र। इसका बेशक सीमावर्ती क्षेत्र है लेकिन ये फिर भी डेवलपमेंट के मामले में बहुत दूर है। तो दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, वे लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो सभी स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लोग इधर उधर अपना ट्रांजिएंट जो अपने घर मकान बना कर के रहते हैं वो अभी जो है यहाँ पर स्क्वेटर्स यानी कि खाना बदोश लोग उनको हम कह सकते हैं, या जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होकर के आते हैं उनको हम स्क्वेटर्स बोलते हैं, यानी कि जो इलीगली ज़मीन पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, जो उनकी कब्जे की उनकी खुद की खरीदी हुई जगह नहीं होती, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इलीगली वहाँ पर रह रहे हैं, गैर कानूनी ढंग से जो रह रहे हैं। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, वे लोग जो यहाँ रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं। Who came from बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, यानी कि हम अगर बात करें तो 1971 आज के टाइम की हम बात करें तो वो आज से काफ़ी समय पहले बांग्लादेश से वापस आए थे, यानी कि सार्वजनिक भूमि पर अधिकार या कब्जा करने से बिना अधिकार के वो वहाँ पर रहने लगे। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन आ विल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक जंगली इलाका था। एंड इट स्टिल इज, अभी भी ये जंगली इलाका ही है, लेकिन अब ये क्या है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, अब ये लेकिन खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कि कच्चे मिट्टी के मकानों में, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारप्लिन, जिनकी छतें टिन और तारप्लिन की थीं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, गंदे स्थानों यानी कि नालों और बहते हुए जो पानी होते हैं ड्रेनेज, और रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, यानी कि हम ये कह सकते हैं डिवॉइड ऑफ सीवेज, जो सीवेज है, सीवेज यानी कि गंदे जो स्थान होते हैं या नाले वगैरह जो होते हैं, ड्रेनेज और रनिंग वाटर और बहते हुए पानी, यहाँ पर ये ऐसी जगह पर रहते हैं। एंड लीव 10,000 रैग पिकर्स, और 10,000 रैग पिकर यानी कि चिथड़े उठाने वाले रहते थे। एक ये ऐसे मकान में रहते थे जो कच्ची मिट्टी का बना हुआ तो होता था, और उनकी जो छत थी वो तारप्लिन और टीन की छत होती थी, छत है, और डिवॉइड ऑफ सीवेज, और जो यानी कि गंदे स्थान, नालों और बहते हुए पानी, ड्रेनेज और रनिंग वाटर में, यानी कि वो उनका स्थान है जहाँ पर वो रहते हैं। जैसे कि जो स्लम एरिया होते हैं वो ऐसी जगहों पर रहना शुरू कर देते हैं लोग उनके। लिव 10,000, और यहाँ लगभग 10,000 लोग रह रहे हैं। रैग पिकर्स यानी कि जो चिथड़े उठाने वाले हैं वो रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वे यहाँ पर लगभग
30 साल से भी ज़्यादा से रह रहे हैं विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1971 से रह रहे हैं और आज के टाइम में और ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन 30 ईयर्स के अलावा और भी ज़्यादा टाइम हुआ है। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर कि कितना टाइम उनको, लगभग 59 समथिंग हो गया। अब ये चैप्टर तब का लिखा है, तब की हम बात करें कि लगभग 30 साल पहले से वो यहाँ पर बिना पहचान के बिना किसी आज्ञा के यहाँ पर रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट्स देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट। परंतु उनके पास यहाँ पर पहचान के लिए, यानी कि उनका जो पहचान के लिए उनका जो नाम है वो यहाँ पर मतदाता सूची में भी है, राशन कार्ड्स में भी है। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के रह रहे हैं, विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा के रह रहे हैं, बट विद राशन कार्ड, लेकिन इनका राशन कार्ड बना हुआ है। दैट गेट्स देयर नेम ऑन वोटर, जिससे कि इनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिससे वो अपना ग्रेन खरीद सकें, यानी कि पेट भरने के लिए, यानी कि जो आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, पहचान की आवश्यकता नहीं है इन्हें, बल्कि भोजन की ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए वो एक राशन कार्ड के साथ बिना आज्ञा के यहाँ पर, जिससे कि उनका नाम मतदाता सूची में है और उन्हें अनाज खरीदने के योग्य उन्हें बना देता है, जो राशन कार्ड है, जिससे कि वो अनाज खरीद सकें, वो यहाँ पर रह रहे हैं। एंड गेट्स देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि भोजन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी कि हम ये कह सकते हैं जीवित रहने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज़्यादा आवश्यक है। एंड इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, और यदि दिन की समाप्ति तक हम अपने परिवार को भोजन खिला सके, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और हम भूख के कारण बिना पेट दर्द के सो सके, यानी कि बिस्तर पर जा सके और चैन से सो सके, तो वी वुड रेदर लाइव हेयर देन इन फील्ड्स दैट गिव नो ग्रेन, और तो हम उन खेतों की बजाय जो हमें अन्न नहीं देते, यहीं पर हम रहेंगे। एंड से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक यानी कि औरतों के एक जो ग्रुप था, इन टेथर्ड साड़ीज, और यानी कि जिनकी साड़ी जो थी वो फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुई थी, उस ग्रुप से एनीस जंग ने पूछा, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, सेज अ ग्रुप मेथड साड़ीज, यानी कि एनीस जंग को उन औरतों के जिनकी साड़ियाँ जो फटी हुई थी, जो उन्होंने फटी साड़ियाँ पहनी हुई थी, उनके एक ग्रुप ने, एक समूह ने एनीस जंग से कहा कि हम ऐसे उन खेतों की बजाय जो उन्हें अन्न नहीं देते, वो यहीं पर रहना पसंद करेंगे, जहाँ पर, यानी कि यदि दिन की समाप्ति पर हम हमारे परिवार को भोजन खिला सकें और भूख के कारण बिना पेट दर्द के सो सकें। तो यहाँ पर एक औरतों के समूह ने ये बात एनीस जंग को कही। व्हेन आई आस्क्ड देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, जब मैंने ये पूछा कि क्यों उन्होंने अपने सुंदर और हरे भरे खेत और नदियों को छोड़ दिया, तो वेयर एवर दे फूड, जहाँ वे भोजन प्राप्त नहीं कर भोजन, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वहीं पर वो अपने टेंट को खड़ा कर लेते हैं, एंड बिकमिंग टेंट को खड़ा कर लेते हैं, एंड बिकम ट्रांजिएंट होम, और जो उनका गतिशील घर बन जाता है। ट्रांजिएंट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे कि जहाँ पर अच्छा उन्हें भोजन मिलने लगता है, जहाँ पर वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, वहीं पर अपना टेंट गाड़ लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और बाद में चल के वो उनके सर्वाइवल का मतलब है यहाँ पर जीविका कमाने में सहयोगी बन जाते हैं। इन सीमापुरी में मीन्स रैग पिकिंग, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल का मतलब है, यानी कि सहयोगी बनने का मतलब है सीमापुरी के अंदर रैग पिकिंग करना। रैग पिकिंग का मतलब है कूड़ा करकट या चिथड़े को उठाना या स्क्राउंगिंग करना, उसमें कुछ ढूंढना। दो यद्यपि द ईयर्स, यद्यपि सालों से, कई वर्षों के उपरांत, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, यानी कि यह उनके लिए कला के समतुल्य हो गई है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो यहाँ पर जो वो काम करते हैं स्क्राउगिंग का, वो एक प्रकार इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, ये एक प्रकार से ललित कला का एक प्रकार से सतत दशा प्राप्त इसने कर ली है, या हम ये कह सकते हैं कि ये कला के समतुल्य हो गई है, उनके लिए एक कला बन गई है, आर्ट बन गई है। एंड इट इज गार्वेज टू देम इज गोल्ड, गार्वेज उनके लिए एक सोना है, यानी कि एक प्रकार से सोने के लिए है, यानी कि रुपया है। इट इज देयर 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 डेली ब्रेड, और ये उनका जो है डेली ब्रेड है, दिन की रोटी है। एंड अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और सिर के ऊपर अगर एक छत है, इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, यद्यपि एक टपकती हुई छत है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, किंतु बच्चे के लिए ये उससे भी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो गार्वेज का मीनिंग है, ये माता पिता के लिए एक डिफरेंट है और बच्चों के लिए डिफरेंट है। यानी कि माता पिता के लिए तो ये एक प्रकार से आजीविका है, द वे ऑफ सर्वाइवल है, यानी कि आजीविका कमाने का एक साधन है। बट चिल्ड्रन के लिए ये एक प्रकार से जस्ट लाइक व्रैप्ड मिरेकल है, एक लिपटा हुआ कोई जादू है। कूड़ा करकट में जैसे वो स्काउंगिंग करते हैं तो कुछ मिल जाए 10 का नोट, तो फिर उसके बाद और भी उसे मिल सकता है और मिल सकता है, उनके लिए जादू है ना, घर को सपोर्ट करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम फाइंड अ रूपी, कई बार मुझे या कभी कभार मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब से, साहेब कहता है एनीस जंग से कि कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, यानी कि 10 रुपये उसको मिल जाते हैं। साहेब कहता है हिज आइज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें जो है चमक लाते हुए, साहेब जो है कह रहा है तो उसकी आंखों में चमक आ रही है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, और जब आप कूड़े करकट के ढेर में एक चांदी का सिक्का पाते हैं, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, तो आप ये चोरी करना बंद नहीं करते। स्क्राउंगिंग स्टूडेंट दोनों ही पार्ट हैं, स्क्राउंगिंग खोज करना, सर्च करना उस कूड़े करकट के ढेर में, उसे तुम बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और भी ज्यादा पाने की वहां पर उम्मीद है। इट्स चिल्ड्रन, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज गार्बेज एक अलग अर्थ रखता है, यानी कि उसका अर्थ उनके लिए अलग है, डिफरेंट मीनिंग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी कि जो अर्थ उनके माता पिता के लिए रहता है। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए इस कूड़े करकट का अर्थ उनसे अलग है जो उनके माता पिता समझते हैं। यानी कि फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये एक प्रकार से आश्चर्य से लिपटी हुई एक वस्तु है। फॉर द एल्डर्स, और यानी कि बड़ों के लिए इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये एक प्रकार से जीविका का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक यानी कि सर्दी की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, मैंने साहेब को एक चार दीवारी के पास खड़े हुए देखा। ऑफ द नेबरहुड क्लब, यानी कि हमारे पड़ोस में ही एक क्लब था, टेनिस का क्लब, जहां उसकी जो बाउंड्री होती है, चार दीवारी होती है, उसके पास मैंने खड़े हुए साहेब को वॉचिंग टू यंग, जो कि देख रहा था, टू यंग ड्रेस्ड इन वाइट, दो युवा आदमियों को देख रहा था जिन्होंने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी, प्लेइंग टेनिस, और एक प्रकार से वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे गेम खेलना पसंद है। ही हम्स, वो हम्स करता है, गुनगुनाते हुए कहता है। एंड कंटेंट टू वॉच इट, और बड़ा ही संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, टू वॉच इट, इसे देख करके, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और यानी कि चार दीवारी के पीछे खड़ा होकर इसे देखकर उसे संतुष्ट होते हुए, गुनगुनाते हुए कहता है कि आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, आई जब मैं अंदर चला जाता हूं जब कोई अंदर नहीं होता। ही एडमिट्स, वो इस बात को भी स्वीकार कर लेता है। एंड द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे अंदर आने देता है। गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और मुझे स्विंग का मतलब है यहाँ पर झूलों को भी प्रयोग करने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब ने भी टेनिस के शूज पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, यानी कि द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर है यहाँ पर वो उसे अंदर आने देता है, और स्विम यानी कि झूले
झूले भी प्रयोग करने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब ने टेनिस के शूज पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसने एक शर्ट और शॉर्ट पहनी हुई है यहाँ पर स्टूडेंट्स, यानी कि कमीज व निक्कर जो पहने हुए हैं उन पर उसके जो जूते हैं बड़े ही अजीब दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उसके गंदे और बेदरंग कमीज पर निक्कर पर वो अजीब दिखाई दे रहे हैं जो उसने शूज पहने हुए हैं। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब ने टेनिस शूज पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़े ही अजीब लग रहे हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, यानी कि उसके गंदे या बेरंग कमीज और निक्कर पर अजीब दिखाई दे रहे हैं। Sometime gave them to me, someone gave them to me, किसी एक ने मुझे ये दिए हैं। अब साहेब एनीस जंग को बताता है कि किसी ने ये मुझे दे दिए। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, अब वो यहाँ पर वो एक व्याख्या के ढंग से वो इस बात को कहता है। एंड द फैक्ट दैट, लेकिन वास्तव में बात यह है कि दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वे एक प्रकार से किसी एक अमीर लड़के के द्वारा डिस्कार्ड कर दिए गए हैं, किसी धनी लड़के के द्वारा छोड़ दिए गए जूते हैं जिनको वो अब पहनना नहीं चाहता। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन जूतों में से होल हो चुका है, यानी कि एक कहीं से वो फट गए हैं। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन वो इसे परेशान नहीं करते। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, और यहाँ पर किसी एक के लिए जो नंगे पैर चलता हो, इवन शूज विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, और वहाँ छेद वाले जूते भी सपना पूरा होने के बराबर हैं उसके लिए। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, परंतु वो जो सपना देख रहा है, वो जिस गेम का सपना, यानी कि वह जो खेल वो अपने ध्यान से इतना जो देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है, यानी कि ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, इतनी जिज्ञासा के साथ देख रहा है कि इज ऑफ हिज रीच, जो उसकी पहुंच के बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह, यानी कि इस साहिब दूध की दुकान के रास्ते पर है। एंड इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। एंड आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, और मैं अब सड़क के नीचे की ओर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। एंड ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी कि वह दूर इशारा करते हुए कहता है कि आई एम पेड 800 रुपीज़, और मुझे 800 रुपये, एंड ऑल माई मील, और पूरे दिन का भोजन दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, लेकिन एनीस जंग पूछती है क्या उसे वो नौकरी अच्छी लगती है। आई आस्क, मैंने पूछा, यानी कि एनीस जंग ने पूछा। हिज फेस, उसका जो चेहरा था, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब वो बेपरवाह होने की झलक को खो चुका था। एंड द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, क्योंकि अब स्टील का कनस्तर, उस कनस्तर जो है उस प्लास्टिक के उस बैग से जिसे वो आसानी से उठा सकता था, वो उसे बहुत भारी लगता है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यहाँ पर स्टूडेंट जो स्टील का कनस्तर है वो उसे बहुत भारी लगता है उस प्लास्टिक बैग के मुकाबले, जिसे वो आसानी से अपने कंधों पर उठा सकता था, क्योंकि वहाँ अपना वो खुद का मालिक था, जितना चाहे उतना उसमें गार्बेज भरता था और उतना उठा लेता था। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि वो दूसरे की नौकरी कर रहा है, तो उसे उतना ही बोझ उठाना पड़ेगा जितना उसने उठाने के लिए दिया है। तो यहाँ पर द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, जो कनस्तर है ये उस आदमी से संबंध रखता है। द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, यानी कि जो चाय की दुकान का मालिक है। कनस्तर उस आदमी का है जो उस चाय की दुकान का मालिक है। एंड साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, अब यहाँ पर साहेब जो है वो स्वयं का या अपनी मर्जी का स्वामी नहीं रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इज़ साहेब हैप्पी, या डज ही लाइक द जॉब और नॉट, क्या साहेब खुश है, क्या वो जॉब करना पसंद करता है या नहीं करता। तो स्टूडेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट कीप इन योर माइंड while reading this stanza or you are learning question answers. I want to drive a car. Students, यहाँ पर
अब ये हम एक दूसरे बच्चे की कहानी लेते हैं जो एनीस जंग ने एक दूसरे बच्चे के बारे में ट्रेवलॉग करते हुए जो यहाँ पर लिखी है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अब यहाँ पर जो मुकेश है वो अपनी मर्जी का मालिक बनने की हट करता है, जिद करता है या जोर डालते हुए कहता है वो कि मैं अपने खुद का मालिक बनना चाहता हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मिस्त्री बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा, मोटर को काम करने वाला या उसको सही करने वाला। ही अनाउंसेज, यानी कि वो घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम जो है कारों के बारे में जानते हो। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। यानी कि एनीस जंग ने अब मुकेश से पूछा क्या तुम कारों के बारे में जानते हो। एंड आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, अब वो कहता है कि मैं कार चलानी सीखूंगा या एक प्रकार से मैं कार चलाना सीखूंगा। एंड ही आंसर्स, वो उत्तर देता है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, यानी कि जो मुकेश है वो सीधा एनीस जंग की आंखों में देखते हुए कहता है हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज एमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। अब यहाँ पर जब वो सीधा देखता हुआ कहता है कि उसका जो सपना है हिज ड्रीम लूम्स, मतलब यहाँ पर प्रतीत होता है या घूमता हुआ प्रतीत होता है। ही ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज एमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो उसका सपना था वो फिरोजाबाद, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कि गलियों में धूल में एक मृग तृष्णा की तरह प्रतीत होता है। यानी कि हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज, उसके जो सपने हैं ऐसे घूमते हैं जैसे कि मृग तृष्णा हो, यानी कि थोड़ी देर के लिए देखे जाएंगे और फिर समाप्त हो जाएंगे। एमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, यानी कि उन धूल भरी गलियों के बीच। दैट फिल्स हिज फिरोजाबाद टाउन, यानी कि जो फिरोजाबाद नगर है जिस धूल ने इसकी गलियों को भर रखा है, यानी कि फिरोजाबाद की गलियों में धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जैसे वो उड़ती हैं और फिर उसके बाद फिर वो बैठ जाती है। इसी प्रकार से सपने उसके देखे जाते हैं और फिर वो समाप्त हो जाते हैं। इस तरीके से उसके सपने हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में जो है वो लगा हुआ है चूड़ियाँ बनाने में, क्योंकि ये चूड़ी बनाने के लिए फेमस है फिरोजाबाद। तो यहाँ पर मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये एक प्रकार से यानी कि फिरोजाबाद जो है वो कांच गलाने के उद्योग का एक प्रकार से केंद्र है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर families have spent generations working around furnaces, यानी कि ये भारत का कांच गलाने के उद्योग का केंद्र है जहाँ परिवारों ने पीढ़ियों से भट्टियों के आसपास काम करते हुए गुजार दिए। यानी कि स्पेंट जनरेशंस, यानी कि पीढ़ियों ने गुजार दिए। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, इन यानी कि भट्टियों के आसपास काम करते हुए अपनी पीढ़ी गुजार दी हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, और यानी कि ग्लास को वेल्ड करते हुए, कांच को जोड़ते हुए। एंड मेकिंग बैंगल, चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन, यानी कि उन सभी औरतों के लिए। विमेन इन द लैंड इट सीम्स, यानी कि जिन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया है ऐसे लगता है। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी भारत का कांच गलाने के जो उद्योग का ये केंद्र है, जहाँ पर परिवारों ने पीढ़ी से भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच जोड़ते हुए, देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया है, ऐसा लगता है इट सीम्स। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। द हजार्ड्स ऑफ बेंगल इंडस्ट्री, मुकेश का परिवार एक बहुत ही मुकेश जो है उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो इट इज़ इलीगल, ये नहीं जानता कि ये गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, यानी कि इन कांच गलाने वाली भट्टियों में काम करना या कारखानों में काम करना इतने अधिक टेम्परेचर के साथ, तापमान पर,
ऊंचे तापमान पर कांच की भट्टियों में काम करना उनमें से कोई भी नहीं जानता कि उस जैसे बच्चों के लिए हानिकारक है, इट इज़ इलीगल है। एंड विद हाई टेम्परेचर्स के साथ, एंड इन डिंगी सेल्स, और इन छोटी छोटी कोठरियों में, अंधेरी कोठरियों में जो डिंगी सेल्स हैं विदाउट एयर एंड लाइट, जिनमें कोई हवा नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, दैट द लॉ, और अगर कानून को इफ़ एनफोर्स ज़बरदस्ती लागू किया जाए या सख्ती के साथ लागू किया जाए, कुड गेट हिम, तो वो निकाल पाएंगे उसे, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, लगभग 20,000 ज़्यादा बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाल सकता। कानून को ज़बरदस्ती अगर लागू कर दिया जाए या सख्ती के साथ लागू किया जा सकता था, तो वहाँ पर उसको, मुकेश को और मुकेश जैसे अन्य दूसरे 20,000 बच्चों को उन हॉट फर्नेसेस से यानी कि गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता था अगर कानून को वहाँ पर क्रियान्वित किया जाता। तो इतने इन बच्चों को निकाला जा सकता था। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आर, जहाँ पर वो अपने दिन भर की रोशनी के जो घंटे हैं वो अपना गुजारते हैं, काम करके व्यतीत करते हैं। एंड ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और वो प्राय अपनी आँखों की रोशनियों को खो देते हैं। मुकेश आइज़ बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम। अब मुकेश की जो आँखें थी उसमें जो चमक उठती है, यानी कि जब वह अपनी स्वेच्छा से मुझे घर ले जाता है। हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि मुकेश की जो आंखों की जो चमक थी, मुकेश आइज बीम एज ही वॉलेंटियर्स, यानी कि एक वॉलेंटियर के रूप में स्वयं अपनी इच्छा से जो कोई काम करना चाहता है, टू टेक मी होम, यानी कि एनीस जंग को वो घर ले जाना चाहता है। मी का मतलब यहाँ एनीस जंग से कि वो मुझे घर ले जाना चाहता था। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड, और जिसे वो बड़े गर्व के साथ कहता है कि इसे दोबारा बनाया गया है, यानी कि जिसे वो बड़े गर्व से कहता है कि ये जो मेरा घर है वो दोबारा बनाया गया है। यहाँ पर एंड ही विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड एंड वी वॉक डाउन स्टिंकी लेन्स चॉक विद गार्बेज, और फिर उसके बाद हम जो है गंदगी के जो गंदगी से जो रोध हो गए थे, यानी कि अवरुद्ध हो गए थे, इनको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर उन बदबूदार गलियों से हमें गुजरना पड़ता है। यह स्टूडेंट्स आप ये कहिए कि वी वॉक डाउन, फिर हम चल कर के गए उन स्टिंकी लेन्स, उन यानी गंदगी वाली लेन यानी कि गलियों से, चॉक्ड विद गार्बेज, अवरुद्ध थी यानी कि जो भरी पड़ी थी, रुकी पड़ी थी, एंड पास्ट होम दैट रिमेन हॉवल्स, और फिर हम ऐसे घरों के पास से गुजरे, पास्ट होम ऐसे घरों के पास से गुजरे, दैट रिमेन हॉवल्स जो हिलते रहते थे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स जिनकी ढहती हुई दीवारें थीं, एंड वॉबली डोर्स और जिनके दरवाजे हिलते रहते थे, यानी कि ऐसे जिनके दरवाजे जो थे वो हिलते रहते थे, जो खिड़कियों से रहित थे, और टूटी हुई जिन दीवारें थीं उन घरों के पास से हम लोग गुजरे, यानी कि एनीस जंग और मुकेश। पास्ट होम दैट रिमेन्स होवल्स एंड क्रम्बलिंग वॉल्स एंड वॉबली डोर्स एंड नो विंडोज़, जिनकी कोई खिड़कियाँ नहीं थी, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स, जो एक प्रकार से भरे पड़े थे, यानी कि जो भरे पड़े थे भीड़ भाड़ से, विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन, जिनके अंदर मानव के परिवार रहते थे, एंड एनिमल्स, और यानी कि जानवरों के साथ, को एग्जिस्टिंग इन, जैसे कि दोनों एक साथ रहते थे, प्रिमिवल स्टेट, यानी कि हम ऐसे घरों के पास से गुजरे जो भीड़ से भरे हुए पड़े थे मानव की, यानी कि बहुत अधिक उसके अंदर मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स ज़्यादा थे, और जो एक प्रकार से एनिमल्स उनके अंदर भी साथ साथ निर्वाह करते थे, जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टेज थी जो प्रिमिवल स्टेज कहलाई जा सकती है, या एक प्रकार से आप इसे वो स्टेट कह सकते हैं कि जहाँ पर आदि मानव और जो जानवर थे वो एक साथ रहा करते थे आरंभिक समय में। पहले प्राचीन समय में को एग्जिस्टिंग पीरियड था, प्रीमिवल स्टेट, यानी कि आरंभिक समय जो था, प्रीमिवल स्टेट थी, प्रारंभिक अवस्था जो थी। तो ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच होम, वह ऐसे ही एक ऐसे घर के पास रुकता है, बैंक्स अ वॉवली आयरन डोर, और फिर उसके बाद अपने
बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर, यानी कि लोहे का बना हुआ जो दरवाज़ा है जो हिलता है उसको बैंग करता है, यानी कि उसे पीटता है, बैंग करता है। एंड विद हिज फुट, अपने पैर से, जैसे पैर से एक साथ लात मारते हैं तो वहाँ जो है वो दरवाज़ा हिलने लगता है बजने के लिए। एंड पुशेस इट ओपन, और फिर इसे धकेल करके खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ड सेक, अब हम आधी बनी हुई झोपड़ी में गए। एंड इन वन पार्ट ऑफ इट, और उसके एक भाग में, थैच्ड विद डेड ग्रास, यानी कि एक भाग में जो आधे भाग में जो झोपड़ी हुई थी जिसको उससे हाफ बिल्ड शेक, यानी कि हम एक ऐसी आधी बनी हुई झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, जिसके एक भाग में थैच्ड विद डेड ग्रास, यानी कि जो घास जो सूख जाती है, यानी कि सत्वहीन घास से जो उसका एक हिस्सा जो है वो ढका हुआ था। एंड इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और उस आधी बनी हुई झोंपड़ी के अंदर एक, जैसे कि हम छप्पर भी कह सकते हैं, वहाँ पर एक छप्पर टाइप से कुछ डला हुआ था। और जो आधी बनी हुई थी, इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पंज लीव्स, और वहाँ पर एक चूल्हा जल रहा था जिसके अंदर फायरवुड, यानी कि स्टोव जिसको हम कहते हैं चूल्हे को ही मानेंगे यहाँ पर, एक चूल्हा जल रहा था। और उसके ऊपर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था स्पेंस लीव्स, और जिस पर पालक के पत्ते उबल रहे थे। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और ज़मीन पर एक बड़ा सा एल्युमिनियम का एक प्लेट रखा हुआ था। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और जिस पर बहुत ज़्यादा चॉप की हुई, यानी कि काटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family, और एक, यानी कि फ्रेल, यानी कि दुबली पतली एक जो औरत थी, दुबली पतली, वहाँ पर कटी हुई सब्जी रखी हुई थी, और वहाँ पर एक दुबली पतली महिला पूरे परिवार का जो भोजन था वो उसे पका रही थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, शाम का भोजन पका रही थी पूरे परिवार के लिए। थ्रो यद्यपि आइज फिल्ड विद द स्मोक, थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, यद्यपि उसकी लग रहा था लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी, यानी कि धुएं से भरी हुई आंखों से वो मुस्कुरा रही थी, हम इसको ये कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वो मुस्कुरा रही थी। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। एंड नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, यानी कि वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, उम्र उसकी ज़्यादा नहीं है। एंड सी हैज़ बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, और उसने घर की बहू के रूप में सम्मान का अधिकार प्राप्त करना शुरू कर दिया है, या उसने जो एक बहू का कार्य होता है वो काम करना उसने शुरू कर दिया है। He has begun to command respect as the बहू and the daughter in law of the house, और घर की बहू के रूप में ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, वो जो है उस पर 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, जिनमें से कौन कौन है। To command respect as बहू, the daughter in law of the house already in charge of 3 men, her husband मुकेश and their father, यहाँ उसका पति मुकेश और उसके पिता की जिम्मेदारी उसने संभाल ली है, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जिनके बारे में कहा गया है। एंड व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब कोई बड़ा आदमी, बुजुर्ग व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, तो यहाँ पर पुराने टाइम का सिस्टम यहाँ पर शो किया गया है, जो पर्दा प्रथा थी, जिसको हम कह सकते हैं कि व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब बूढ़ा व्यक्ति प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो अपने आप को खींच लिया करती थी तो एक टूटी हुई दीवार के पीछे। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और उसके बाद फिर वो अपने पर्दे को अपने चेहरे के खींच लेती थी। एंड एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि दीवार के पीछे वो हो जाती थी और फिर घूंघट को अपने चेहरे के नज़दीक सरका लेती थी, और जैसा कि रिवाज था, एज कस्टम डिमांड, जैसा कि कस्टम डिमांड करती थी, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, यानी कि पुत्र वधुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपना घूंघट करना चाहिए बिफोर मेल एल्डर्स, यानी कि डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, यानी कि अपने बड़े बूढ़ों के सामने जो है उन्हें पर्दा करना चाहिए, जैसे कि प्रथा डिमांड करती थी, रिवाज थी वहाँ पर। एंड इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, और इस केस में यहाँ पर जो
इस मामले में जो बुजुर्ग है वो एक दरिद्र चूड़ी बनाने वाला है। मेल जो एल्डर है वो एक दरिद्र है, इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर है, यानी कि जो पूरी तरह से पॉवरिस्ट नहीं हुआ है, यानी कि जो अभी भी ये कह सकते हैं कि दरिद्र है, अभी पूरी तरह से समृद्ध नहीं हुआ है। एंड डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और बरसों की कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी फर्स्ट अ टेलर, सबसे पहले वो एक टेलर था, टेलर के रूप में उसने काम किया। देन अ बेंगल मेकर, और उसके बाद फिर उसने दर्जी के रूप में काम किया। एंड ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और ये काम करने के बाद भी फिर भी वो चूड़ी बनाने वाले के रूप में भी फेल हो गया, यानी कि ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो एक घर को दोबारा नहीं बना पाया, यानी कि अभी आधी ही घर बना है, उसका आधी झोपड़ी बन पाई है। एंड सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और वो अपने केवल घर का पुनर्निर्माण करने में और अपने 2 बच्चों को, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में एक प्रकार से कामयाब नहीं रहा है, यानी कि दरिद्र रहा है, इम्पोवरिस्ड रहा है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, यानी कि वो असफल रहा अपने घर को दोबारा बनाने में। एंड सेंड हिज 2 सन्स टू, बच्चों को स्कूल भेजने में असफल रहा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम, बस केवल वो यही कर पाया है। मैनेज का मतलब है यहाँ पर वो केवल मैनेज कर पाए, यानी कि वो कर पाया है। इस टीच देम, वो केवल उन बच्चों को पढ़ा पाया है। व्हाट ही नोज, जो वो जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, केवल चूड़ी बनाने की कला को वो अपने बच्चों को सिखा पाया है, जो वो खुद जानता है। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टनी, ये उसका कर्म है, हिज डेस्टनी उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने अपने खुद के पति को, यानी कि जिसने अपने ही पति को वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए देखा है। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, उस यानी कि चूड़ियों पर पॉलिश करते हुए कांच की जो धूल उड़ती है उससे अपने पति को अंधे होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, और क्या भगवान के द्वारा दी गई वंश परंपरा कभी भी तोड़ी जा सकती है। एंड सी इम्प्लाइज, अब वो अपने यानी कि लागू करती है या सूचित करती है, इस बात को हम ये कहेंगे कि क्या भगवान द्वारा दी गई वंश परंपरा कभी भी तोड़ी जा सकती है। एंड सी इम्प्लाइज, वो अब इम्प्लाई लागू करते हुए या सूचित करते हुए कहती है कि कैन आ सी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, कि जिसका जन्म बेंगल मेकर यानी कि चूड़ी बनाने वाले की जाति में अगर जन्म लिया हो तो दे हैव सीन नथिंग, और जिसने कुछ ना देखा हो, यानी कि चूड़ी बनाने के सिवाय कुछ नहीं देखा, और जिसने चूड़ी बनाने वाले की जाति में जन्म लेकर सिर्फ चूड़ी बनाने के सिवाय कुछ देखा ही ना हो, तो यहाँ पर दे हैव नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, इन एवरी हाउस, इन एवरी अदर हाउस, और के दूसरे के घर में उन्होंने सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी हैं। एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे के आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में उन्होंने केवल चूड़ी बनाना ही देखा है। तो चूड़ी बनाने वाले की जाति में जन्म लेकर उन्होंने चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देखा अपने घर के आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में उन्होंने केवल देखे हैं। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल, यानी कि एक प्रकार से सर्पाकार चूड़ियाँ जो सांप के आकार की, यानी कि जो टूटी हुई ना होकर अलग अलग ना होकर के एक ही जैसे सांप की तरह जो चूड़ियाँ होती हैं। सनी गोल्ड, और जिसको हम सुनहरी सूर्य जैसी गोल्ड कलर की बनी हुई चूड़ियाँ। पैडी ग्रीन, धान जैसी हरी चूड़ियाँ। रॉयल ब्लू, शाही नीली चूड़ियाँ। पिंक, गुलाबी चूड़ियाँ। पर्पल, बैंगनी चूड़ियाँ। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, और यानी कि प्रत्येक रंग जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनता है उस प्रकार की चूड़ियाँ। लाई इन माउंट्स, जो एक प्रकार से माउंट्स का मतलब किसी चबूतरे पर। इन अनकैम्प्ड यार्ड, एक अव्यवस्थित आंगन में पड़ी रहती हैं। आंगन में जो मिट्टी का एक टीला सा बना लेते हैं, चबूतरा बना लेते हैं, माउंट्स उस पर वो पड़ी हुई हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड, और 4 पहियों वाली हाथ की जो गाड़ी होती है, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, जो हाथ से चलाई जाने वाली रेहड़ी वगैरह जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर जो चूड़ियों का जो ढेर है
पुश्ड बाय यंग मैन, जिन्हें यंग मैन के द्वारा जिसे खींचा जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 4 पहियों वाली गाड़ी, जो हाथ से चलाने वाली जो गाड़ी होती है, उस पर ढेर लगा हुआ है और जिन्हें एक प्रकार से युवा आदमियों के द्वारा धकेला जाता है या आदमियों के द्वारा उन पर चूड़ियाँ रख के बेची जाती हैं। तो ये कहेंगे पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, यानी कि उन तंग गलियों में से ऑफ द सेंटी टाउन। सेंटी टाउन का मतलब है जो झोंपड़ियों से युक्त कस्बे वगैरह जो होते हैं, उन नगरों की जो गलियां हैं उनमें से इसे हाथों से चला करके बेचा जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोंपड़ियों में, इन डार्क हटमेंट्स अंधेरी कोठरियों में, झोंपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन टू फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और जलते या बुझते तेल के दियों की लपटों की पंक्तियों के सामने हम ये कह सकते हैं सिट्स बॉयज़ गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठ जाते हैं विद देयर फादर एंड मदर्स, अपने माता पिताओं के साथ। यहाँ पर अंधेरी झोंपड़ियों में स्टूडेंट्स ये कहेंगे एंड इन डार्क हटमेंट्स एंड नेक्स्ट टू लाइन टू फ्लेम। नेक्स्ट टू लाइन का मतलब के सामने, लाइनों से पंक्तियों में बैठ जाते हैं फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो मिट्टी का जो तेल का जो बना हुआ जो लैंप होता है जिसकी लौ जलती है बुझती है, कुछ इस तरीके से उसके सामने बैठ जाते हैं वेल्डिंग पीसेस। और जो लड़के और लड़कियां हैं वो यहाँ पर पंक्तियों में बैठकर रंगीन कांच के टुकड़ों की चूड़ियों को जोड़ते हैं। यहाँ पर वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू द सर्कल्स ऑफ बेंगल। सर्कल ऑफ बेंगल का मतलब है जो कांच के जो टुकड़े होते हैं उनको चूड़ियों के व्रत में जोड़ते हैं या सांचे में जिनको जोड़ते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और यहाँ पर हम ये कहें स्टूडेंट, लड़के और लड़कियाँ जो अपने माता पिताओं के साथ बैठे हुए हैं उनकी आँखें बाहरी रोशनी की बजाय अंधेरे में ज़्यादा व्यवस्थित हैं, यानी कि देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड, यानी कि उनकी आंखें ज़्यादा अधिक एडजस्ट कर पाती हैं टू द डार्क, अंधेरे में, देन टू द लाइट हाउस, यानी कि बाहर रोशनी में उनको कम दिखाई देता है और अंधेरे में वो अच्छा देख पाते हैं। एंड दैट्स वाई, यही कारण है दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, कि उन्होंने अपनी जो है, यही कारण है कि उन्होंने अपनी जो है आखिर आँखों की रोशनी खो दी है बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वो एडल्ट हो जाएं, यानी कि इससे पहले वो अक्सर व्यस्क होने से पहले। दैट्स वाई, यही कारण है दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी कि वो बड़े होने से, व्यस्क होने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी को समाप्त कर लेते हैं या खो देते हैं। सविता अ यंग गर्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा। सरिता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। सरिता जो है यहाँ पर एक यंग गर्ल है इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। ड्रैप पिंक ड्रेस का मतलब है यहाँ पर गुलाबी रंग के उसने कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेस पहनी हुई है। एंड सिट्स अलोंग साइड, और वो साथ में बैठी हुई है औरत के साथ। एंड सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और वो के टुकड़ों को जोड़ रही है, सोल्डर कर रही है। एंड एज हर हैंड्स मैकेनिकली, और उसके हाथ जो हैं वो मैकेनिकली लाइक अ टंग ऑफ मशीन, जैसे मशीन का एक चिमटा होता है उसी की तरह, यानी कि मैकेनिकली का मतलब यांत्रिक रूप से चल रहे हैं, मशीन की तरह जल्दी जल्दी उसके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इफ़ सी नोज द स्नैक्टिटी ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प मेक, कि जिन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में क्या वो जानती है जिन्हें बनाने में वो मदद करती है। एनिस जंग को बड़ा आश्चर्य होता है, आई वंडर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इफ़ सी नोज, क्या वो जानती है, द स्नैक्टिटी, की उस पवित्रता के बारे में, ऑफ द बेंगल्स, चूड़ी की, सी हेल्प्स मेक, जिनको वो बनाने में मदद कर रही है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, यह एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। एंड ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और यानी कि विवाह के समय शुभ मानी जाती हैं, यानी कि ऑस्पिशियसनेस मानी जाती हैं विवाह के अवसर पर। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, और ये एक प्रकार से एक दिन ये रहस्य अचानक से ही खुल जाएगा जब उसके सिर पर एक लाल घूंघट या चुनरी को, हम ये कह सकते हैं कि वेल या पर्दे को जब ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और जब उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड इनटू द रेस्ट, और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों पर पहना दी जाएंगी। एंड सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और जब वो एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके साथ बैठी हुई है।
हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो बहुत समय पहले बन चुकी है, यानी कि उस महिला की तरह जो उसके समीप बैठी हुई है, जो कई वर्ष पहले दुल्हन बनी थी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, जिसकी अब कलाइयों में चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी या चमक नहीं है। एंड लाइक हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, अब यानी कि उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके साथ बैठी हुई है और जो बहुत समय पहले बनी थी। सी स्टिल हैज़ अ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट एंड बट नो लाइट इन हर आइज़, अब उसके हाथों में चूड़ियाँ तो हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। अब वो कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, अब यानी कि वो बूढ़ी औरत कहती है कि एक वक्त का शेर भर का मतलब है भर पेट खाने का आनंद भी उसने पूरे जीवन भर में एक बार भी नहीं लिया। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, यानी कि अब वो ऐसे बोलती है जैसे कि उसकी आवाज़ से खुशी जो है पूरी तरह से निकल गई हो, यानी कि यहाँ पर बड़ी ही एक खुशी से रहित आवाज़ में वो कहती है, जिस आवाज़ में कोई खुशी निकल चुकी हो, जिसमें कोई खुशी ना हो, कि एक वक्त शेर भी नहीं खाया, यानी कि एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि पेट भर के खाना एक अपने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट खाने का आनंद उसने नहीं लिया है, इसका मतलब वो है। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन द एंटायर लाइफ टाइम, यानी कि उसने अपने पूरे जीवन भर में एक बार भी भरपेट खाने का आनंद नहीं लिया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, एंड सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ द जॉय, ये एक मतलब ऐसी नीरसता वाली खुशी से रहित आवाज़ में वो ये बात कहती है। दैट्स व्हाट सी हैज़ रीप, जैसा उसने बोया वैसा ही उसने काटा। हर हस्बैंड व्हाट सी हैज़ रीप, यानी कि जैसा उसने किया वैसा ही उसने काटा, यानी कि उसका ही फल उसने देता है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लाइंग बियर्ड, और यानी कि उसका पति एक लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है। सी सेज, वो कहती है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, अब वो बताती है कि उसका पति एक बूढ़ा पति है जिसकी लंबी दाढ़ी है, बूढ़ा आदमी है, और उसका जो पति है वो हमेशा एक ही बात कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, यानी कि मैं चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता। एंड ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस, यानी कि जो भी मैंने किया है वो केवल एक घर बना पाया हूँ, फॉर द फैमिली टू लिव इन, परिवार में रहने के लिए। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ, कि उसने वह जीवन में प्राप्त कर लिया है जिसे पाने में अनेक लोग अपने जीवन काल में असफल रहे। एंड ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के सिवाय। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर जो चीख है कि पैसा नहीं है, क्राइंग ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि जो चीख और चिल्लाटे हैं कि भाई पैसा नहीं है, या रोना धोना है जो कि भाई पैसा नहीं है, टू डू एनीथिंग, कोई अन्य काम करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, केवल चूड़ी बनाने के धंधे को जारी रखने के सिवाय, नॉट इवन इनफ टू ईट, और यहाँ तक कि खाने के लिए भी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, इस प्रकार की जो बातें हैं, या धन की कमी है, यहाँ तक कि जो प्रत्येक घर में पैसा भी नहीं है, ऐसा बिलाप सुर मिलाते हुए, यानी कि घंटियाँ बजती हुई नज़र आती हैं। तो दोबारा देखिए स्टूडेंट, नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, कि रोना धोना जो है पैसे नहीं है इस बात का, और टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल चूड़ी बनाने के व्यवसाय को जारी रखने के सिवाय अन्य कोई दूसरा काम करने के लिए पैसा नहीं है, इस प्रकार का रोना धोना, नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि खाने के लिए भी प्राप्त नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। एंड द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और युवा व्यक्ति भी अपने
बुजुर्गों के विलाप से स्वर मिलाते हुए प्रतीत होते हैं। द यंग मैन इको, इको का मतलब है यहाँ पर गूंजना, साउंड का गूंजना या उसकी लय में लय मिलाना। द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि युवा लड़के भी अपने बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनके लेमेंट विलाप को वो भी विलाप के स्वर में स्वर मिलाते हुए नजर आते हैं। हैज़ मूव विद द टाइम, समय के साथ साथ कुछ भी नहीं बदला। इट सीम्स, ऐसे लगता है, इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड, यानी कि सालों की जो मस्तिष्क से जो काम करने या परिश्रम करने की वजह से, जो कोशिश करने की वजह से, जो ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब ऐसी ज़्यादा मेहनत करना जिससे दिमाग के सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाए, और सालों से इस तरीके से वो काम करते आ रहे हैं। तो इस बात ने हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव, उन सभी इनिशिएट्स को, यानी कि उन कोशिशों को मार दिया है। द एबिलिटी टू ड्रीम, और जो सपने देखने की योग्यता है उसको ख़त्म कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, तुम अपने आप को संगठित क्यों नहीं बना लेते। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब एक संगठन में क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते। एंड आस्क अ ग्रुप ऑफ अ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, यानी कि मैं उन युवा व्यक्तियों के एक समूह से पूछती हूँ। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, अब एनीस जंग जो है एक ऐसे युवा लोगों के ग्रुप से पूछती है, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो मध्य वर्ग के लोगों के उसमें विशियस सर्कल में, यानी कि जो विशैला जो सर्कल है, यानी कि मध्यस्थों के चुंगल में जो वो फंस चुके हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर, जिन्होंने पहले उनके पिताओं को फंसाया, एंड फोर फादर्स, और फिर उनके पूर्वज जो थे और उसके बाद उनके जो पिता थे उनको अपने चंगुल में या जाल में उलझाया। दोबारा देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, तुम अपने आप को एक समूह में इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने यानी कि एनीस जंग ने एक युवा आदमियों के एक संगठन से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो मध्य दर्जे के लोगों के एक विशैले चंगुल में, यानी कि मध्यस्थों के चंगुल में फंस चुके हैं। ऑफ द मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने उनके पिता को फंसाया, एंड फोर फादर्स, और उनके पूर्वजों को फंसाया। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अब वो ग्रुप बताता है यंग मैन का, इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस, और यदि हम संगठित हो भी जाएं तो भी हमें क्या है कि हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें फिर पुलिस के द्वारा कोई पकड़ लिया जाएगा। हॉल्ड अप बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस के द्वारा हमें ज़बरदस्ती पकड़ लिया जाएगा, एंड बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल, और उन्हें घसीट करके जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, तुम जो है कुछ इलीगल कर रहे हो, कोई गैर कानूनी कार्य, उस गैर कानूनी कार्य करने के लिए पुलिस के द्वारा फिर हमें क्या है कि पकड़ लिया जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। डूइंग समथिंग इलीगल, दे से, वो यानी कि आदमियों का ग्रुप जो है कहता है। एंड देयर इज़ नो लॉन्गर अमंग देम, उनके बीच में यहाँ पर कोई नेता भी नहीं है या लीडर भी नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि उनका कोई यहाँ पर नेता भी नहीं है, उनके बीच कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लीडरशिप कर सके। एंड देयर इज़ नो लीडर अमंग देम एंड नो वन हु कुड हेल्प देम, और ना ही कोई ऐसा है जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, और जो एक प्रकार से बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने में मदद कर सके उन्हें कुछ। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उन्हीं की तरह थके हुए हैं। एंड दे टॉक एंडलेसली इन स्पायरल, और वे भी अब ऐसे घुमा फिरा के गोल गोल चक्र की तरह बातें करते हैं। स्पायरल गोल मोल बातें करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम अपाथी, जो कि मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी, यानी कि जो कि गरीबी से भावहीनता, टू ग्रीड और लालच, टू इनजस्टिस और अन्याय की तरफ चलती हैं। दे टॉक एंडलेसली, अब वे ऐसी बातें करते हैं जो कभी नहीं समाप्त होती हैं। इन आ स्पायरल, और जो गोल मोल होती हैं, या हम ये कह सकते हैं एक चक्र की तरह अनतीन बातें करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती, जिनका कोई और छोर नहीं होता। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो एक प्रकार से गरीबी से भावहीनता, टू ग्रीड लालच, एंड टू इनजस्टिस और अन्याय की तरफ चलती हैं। लिसन टू दैम,
लिसन टू देम आई डिस्टिंक्ट वर्ड। यहाँ पर स्टूडेंट लिसन टू देम, उनको सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, मैंने दो विशिष्ट प्रकार के संसार को देखा। यानी कि मैं देखती हूँ कि वहाँ पर दो विशिष्ट प्रकार के संसार थे, दो अलग अलग प्रकार के संसार थे। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born। एक संसार उस परिवार का है जो गरीबी के जाल में फंसा, उस जाति के कलंक से लदा हुआ जिसमें वो पैदा हुए। कि यहाँ पर वन ऑफ द फैमिली यानी कि एक परिवार की कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो उस गरीबी के उस जाल में फंसे, यानी कि गरीबी के जाल में फंसा, और बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जो जाति के कलंक से लदा हुआ है, यानी कि जिसमें वो पैदा हुआ है, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। एंड द अदर अ विशिष्ट सर्कल, और दूसरा जो विशैला जो सर्कल है, यानी कि जो विशिष्ट जो संसार है, ऑफ द साहूकार्स, यानी कि दूसरा साहूकारों का, ऑफ द साहूकार्स एंड द मिडिल मैन, और यानी कि मध्य वर्गीय व्यक्तियों का, द पुलिसमैन, और एक प्रकार से पुलिस वालों का, एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का, एंड द ब्यूरोक्रेट्स का मतलब अफसरों का, जो ऑफिशियल पर्सन होते हैं, एंड पॉलिटिशियंस और राजनेताओं का। एंड टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और इन सब ने मिलकर के एक बच्चे पर इतना बोझ डाल दिया है, अपना इतना बोझ डाल दिया है कि चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो नहीं उतार। टुगेदर इन सब लोगों ने मिलकर के दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, कि एक बच्चे पर इतना अधिक बोझ डाल दिया है कि दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो नहीं उतार सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर होता है, यानी कि जिससे पहले कि उस जो बच्चा है वो इससे पहले कि वो जागरूक हो, इससे पहले ही he accepts it as a naturally as his father, वो इसे इतने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जिस प्रकार उसका पिता उसे स्वीकार कर लेता था, या जिस प्रकार से उसके पिता ने उसे स्वीकार कर लिया प्राकृतिक रूप से। क्योंकि इतना कम उसके फादर को पैसा दिया गया कि वो कुछ काम कर ही नहीं पाया, उसका बेटा कुछ नहीं कर पाया, वो उसे कहीं स्कूल नहीं भेज पाया, पढ़ा नहीं पाया। तो इस टाइप से बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले वो उस बात को समझ पाए, ही एक्सेप्ट्स इट इज़ अ नेचुरली एज, और वो इसे ऐसे स्वीकार कर लेता है जिस प्रकार से उसके पिता स्वीकार कर लेते थे। यानी कि टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, और इस काम को करने के सिवाय, चूड़ियाँ बनाने के काम के करने के सिवाय अन्य कोई दूसरा काम करना एक प्रकार से क्या समझा जाता था, से डेयर, यानी कि एक साहस करना, यानी कि एक इसका अर्थ ये होगा कि कोई भी काम करने का अर्थ होगा कि साहस करना, यानी कि उनका अपोज करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और यहाँ पर जो डेयरिंग है, यानी कि डेयर साहस को बोलते हैं, साहस करना उनके विकास का हिस्सा नहीं है, वो यानी कि ग्रो नहीं कर सकते। When I sense a flash of it in मुकेश, और जब मैंने मुकेश में इस चेतना की चमक देखी, इन मुकेश, आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश हो गई, यानी कि एनीस जंग खुश हो गई जब मुकेश के अंदर उसने इस चेतना की जो चमक थी वो महसूस की। आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, मुकेश फिर दोबारा से इस बात को दोहराता है कि मैं मोटर मैकेनिक या मिस्त्री बनना चाहता हूँ, वो इस बात को दोहराता है। एंड ही विल गो टू गैराज, और वो क्या है कि गैराज जाएगा। गैराज का मतलब है यानी कि जहाँ पर मोटर गाड़ी का काम होता है वहाँ पर वो जाएगा, एंड लर्न, और वहाँ पर उस काम को सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु जो गैराज है वो उसके घर से बहुत दूर है। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, और मैं वहाँ पर चल कर के जाऊँगा। यानी कि मुकेश का जो डिटर्मिनेशन है वो ये कहता है कि मैं वहाँ पर चल कर जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो हट करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या तुम सपना नहीं देखते? फ्लाइंग प्लेन का मतलब है यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ाने का सपना लेते हो, यानी कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम यहाँ पर हवाई जहाज़ भी उड़ाने का सपना लेते हो? ही इज सडनली साइलेंट, लेकिन वो चुप हो जाता है, एकदम से शांत हो जाता है। नो नहीं, वो कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, सीधा फर्श की तरफ घूर
ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ घूरते हुए कहता है इन ए स्मॉल मरमर देयर, और हल्की सी बड़बड़ाहट में इन हिज स्मॉल मरमर देयर इज़ एन एम्ब्रासमेंट। तो यानी कि यहाँ पर हल्की सी बड़बड़ाहट में एक व्याकुलता भी है, एम्ब्रासमेंट शर्मिंदगी भी है, दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, परंतु यहाँ पर जो व्याकुलता है वो अभी भी पश्चाताप में नहीं बदली है। यानी कि उसकी जो शर्मिंदगी है वो अभी भी, व्याकुलता जो है, जो क्यूरियोसिटी है वो अभी भी उसकी हैज़ नॉट टर्न इनटू रिग्रेट, अभी भी पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, वो संतुष्ट है अपने कार चलाने के सपने लेने में, यानी कि वह कारों के सपने लेने में ही संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिन्हें वो गलियों में तेज़ गति से दौड़ते हुए देखता है। ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने नगर में तेज़ गति से दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और हवाई जहाज, बहुत कम हवाई जहाज जो हैं फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरते हैं। आई होप दैट स्टूडेंट्स यू हैव लर्नड इट वेरी वेल। स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव लर्नड इट very well or understood it very well, kindly like and subscribe my channel Khushender Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.